दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाएं। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या जो 36,21,245 हो गई है। वहीं इससे स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 27,74,801 हो गई है। पर दुख की बात यह है कि 64,469 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप, जारी किया वीडियो। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वे गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार ही मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। इसी कड़ी में सोमवार को उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक वीडियो श्रृंखला शुरू की है। आपको बता दें कि वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि जो आर्थिक त्रासदी देश झेल रहा है उस दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई की आज पुष्टि हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 40 सालों में पहली बार भारी मंदी में है। असत्याग्रही इसका दोष ईश्वर को दे रहे हैं। सच जानने के लिए मेरा वीडियो देखें। दोस्तों आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था की बात राहुल के साथ सीरीज के वीडियो के टीजर में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 उदाहरण मैं आपको अभी दे देता हूँ, नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। राहुल का पूरा वीडियो आज सुबह 10 बजे जारी किया गया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत में एक दिन में 80,000 के करीब महामारी मरीज, अमेरिका को छोड़ा पीछे। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण का ग्राफ पिछले एक सप्ताह से तेजी से बढ़ रहा है। देश में रविवार को कोरोना मामलों की संख्या 35 लाख के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही भारत 24 घंटे में दर्ज सबसे ज्यादा महामारी पॉजिटिव केस वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया है। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में 80,000 के करीब कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले अमेरिका में 24 जुलाई को एक ही दिन में 78,586 नए रिकॉर्ड सामने आए थे। आपको बता दें कि देश में पिछले कई दिनों से 76,000 से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में रविवार को रिकॉर्ड 78,761 केस सामने आए थे। इससे पहले शनिवार को 24 घंटे में महामारी के 76,472 नए केस थे, जबकि शुक्रवार को 24 घंटे में 77,266 नए केस रिकॉर्ड हुए थे। दोस्तों जिस तरीके से महामारी बड़ी तेजी से फैल रहा है, आप कभी भी बाहर जाएं तो सावधानी जरूर बरतें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बैंक कस्टमर के लिए गुड न्यूज, 1 जनवरी के बाद से वसूला गया ये चार्ज आपको वापस मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि बैंक कस्टमर के लिए एक अच्छी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रविवार को बैंकों से कहा है कि वे रुपे कार्ड या फिर भीम यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से किए गए ट्रांजैक्शन पर 1 जनवरी 2020 के बाद वसूले गए फीस या चार्ज को वापस करे। एक खबर के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269 SU के तहत तय इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर फीस लगाने संबंधी एक सर्कुलर में बैंकों को सलाह दी है कि वे इन प्लेटफॉर्म से किए जाने वाले भविष्य के किसी भी ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज न लगाएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत का ग्लोबल प्लान तैयार, पाक को छोड़कर बाकी पड़ोसी देशों को देगा मदद। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया इसकी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वैक्सीन को लेकर जहां रूस ने पहली वैक्सीन बनाने का दावा किया है, वहीं चीन ने भी बिना मंजूरी 1 माह से टीके का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस बीच भारत के कुछ अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन को लेकर ग्लोबल प्लान भी तैयार कर लिया है और वैक्सीन के कम से कम 5 अलग अलग तरीकों पर काम किया जा रहा है। इसमें निःशुल्क टीकों से लेकर गारंटीकृत आपूर्ति तक शामिल है, जिसमें कि पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यहां तक कि लैटिन अमेरिका के देशों के साथ साथ अपने पड़ोसी देशों की मदद करना भी शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि ये विचार राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए और दुनिया में वैक्सीन की फैक्ट्री के रूप में उभर के आने का है। भारतीय कंपनियां 2 टीकों पर काम कर रही है जो वर्तमान में क्लिनिकल ट्रायल के बीच में है। ये व्यवस्था बड़े पैमाने पर इन टीकों के लिए होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में फिर बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। एक दिन में आए 2000 से ज्यादा नए मामले। दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ रही है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से फिर से कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब दिल्ली में एक दिन में 2000 से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 2024 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही 22 और लोगों की दिल्ली में कोरोना के कारण मौत भी हो चुकी है। वहीं दिल्ली में 1249 और कोरोना मरीजों
मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कोरोना काल में ईएमआई की टेंशन अब खत्म, आरबीआई की लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को मिलेगी बड़ी राहत। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के इस मुश्किल दौर में अगर आपको अपने लोन की ईएमआई की टेंशन हो रही है तो आरबीआई आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। आरबीआई ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान कर दिया है। इससे आपको लोन के ईएमआई को लेकर 2 साल तक राहत मिल जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत बैंक ग्राहक के लोन का रीपेमेंट शेड्यूल को बदल सकेंगे। इसमें ग्राहकों के लोन की अवधि बढ़ाने, पेमेंट हॉलीडे देने का विकल्प, होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन की रिस्ट्रक्चरिंग, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई के लिए विकल्प शामिल होंगे। इस स्कीम के तहत कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज की भी रिस्ट्रक्चरिंग की जा सकेगी। लोन की रिस्ट्रक्चरिंग से ग्राहकों की ईएमआई कुछ महीने के लिए कम हो जाएगी। इस स्कीम के तहत लोन रिस्ट्रक्चरिंग से ईएमआई को कुछ और महीने तक टाला भी जा सकता है। दोस्तों अगर आपने भी लोन लिया हुआ है और इस महामारी काल में इस लोन को नहीं चुका पा रहे हैं तो ये स्कीम आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि इन नियमों का पालन जरूरी होगा। जेईई मेन परीक्षा के दौरान एनटीए ने इन सामानों को ले जाने की दी है अनुमति। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत छात्र छात्राओं के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी कि जेईई मेंस 2020 का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा कल यानी कि 1 सितंबर से किया जाना है। जेईई मेंस परीक्षा का आयोजन महामारी के चलते पहले निर्धारित समय पर आयोजित नहीं किया जा सका था और परीक्षाओं को 2 बार टालना पड़ा था। हालांकि इस बार एनटीए ने महामारी के बीच सरकार द्वारा निर्देशों और सावधानियों के अनुसार परीक्षाएं कराने का फैसला किया है। इसी क्रम में एनटीए ने न सिर्फ परीक्षा केंद्रों को आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा और सावधानियों के लिए निर्देश जारी किया है बल्कि परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे परीक्षार्थियों के लिए भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि जेईई मेंस के परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उसमें अपने प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और फोटो को साथ लाना होगा। अपने साथ पारदर्शी पानी की बोतल और बॉल पॉइंट पेन को साथ लाना होगा। अपने साथ पर्सनल हैंड सैनिटाइजर रखना न भूलें। परीक्षा केंद्र पर आपको प्रवेश के समय फ्रेश 3 प्लाई वाला मास्क दिया जाएगा। घर से लाए मास्क को पहनने की अनुमति नहीं होगी। सेंटर पर एंट्री के समय आपके तापमान का परीक्षण भी किया जाएगा। प्रवेश के समय ही आपको एडमिट कार्ड के बारकोड को स्कैन करके लैब या रूम नंबर बता दिया जाएगा। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र और हॉल में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन आवश्यक होगा। अपनी सुरक्षा साथ साथ अन्य परीक्षार्थियों से सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। 2 सीटों के बीच निर्धारित दूरी रखी जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि एग्जाम हॉल से बाहर आते समय आपको अपना प्रवेश पत्र और परीक्षा के दौरान इस्तेमाल की गई रफ शीट को ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड भी किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक बोले ऑड इवन के फार्मूले पर होगी जेईई परीक्षा। नीट में हर कमरे में सिर्फ 12 छात्र। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नीट और जेईई मेंस परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा और छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी। देश भर में नीट और जेईई की परीक्षा में करीबन 25 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और राज्य परीक्षा विभाग परीक्षा वाले दिन के लिए एक योजना को लेकर बातचीत कर रहे हैं। महामारी संक्रमण को देखते हुए जेईई मेन परीक्षा के परीक्षा केंद्रों को 570 से बढ़ाकर 660 कर दिया गया है। इसी तरह नीट की परीक्षा के लिए भी परीक्षा केंद्र 2546 की जगह अब 3843 बनाए गए हैं। नीट 155 शहरों और जेईई 234 शहरों में आयोजित की जाएगी। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के लिए नीट की परीक्षा केंद्रों में हर कमरे में 24 की जगह सिर्फ 12 परीक्षार्थी ही होंगे। परीक्षार्थी एक सीट छोड़कर बैठेंगे। जेईई की परीक्षा कंप्यूटर पर होती है और 2 कंप्यूटर के बीच की दूरी 1 मीटर रहती है। इसके बावजूद ऑड इवन व्यवस्था लागू रहेगी। 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। सुबह की शिफ्ट में परीक्षा ऑड और शाम के सत्र में इवन नंबर वाले कंप्यूटर पर बैठकर परीक्षा दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि देश भर में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब सरकारी और निजी अस्पतालों की होगी स्टार रेटिंग। आपको बता दें कि पहली बार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आने वाले सरकारी के साथ निजी अस्पतालों को भी स्वास्थ्य मानकों के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकरण की ओर से जारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों की सूची को स्टार रेटिंग 6 मानकों पर देने का प्रस्ताव है। दोस्तों आपको बता दें कि ये मानक प्रभावी, समय से सुरक्षित, मरीज केंद्रित, सक्षम और उचित स्वास्थ्य सेवा देने के होंगे। एनएचए इस योजना को लागू करने वाली सर्वोच्च संस्था है। एनएचए के संयुक्त निदेशक जेएल मीना ने कहा कि स्टार रेटिंग के मानकों को मंजूरी दी गई है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पूरी तरह खुलेगा दिल्ली नोएडा बॉर्डर। नोएडा में देखने को मिलेंगे कई बदलाव। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी करके लोगों को कई बड़ी रियायतें दी हैं। 7 सितंबर से जहां नोएडा मेट्रो को चलाने
जाने की अनुमति मिल गई है, वहीं 5 महीने बाद दिल्ली नोएडा बॉर्डर से भी सील हटने जा रहा है। अब लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिला अधिकारी किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। हालांकि स्कूल और कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के बाद से ही जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया था। प्रशासन के अनुसार जिले में कोरोना के 50% संक्रमण का कारण दिल्ली ही है। इसके चलते बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही वाहनों को प्रवेश दिया जाता था, लेकिन अब किसी भी वाहन को जिले में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, नीट और जेईई परीक्षाओं के लिए मिलेगी मुफ्त परिवहन सेवा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जेईई और नीट प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र तक मुफ्त परिवहन सेवा की व्यवस्था की है। ये छात्र ब्लॉक या फिर जिला मुख्यालय से अपने परीक्षा केंद्र तक मुफ्त में जा सकेंगे। जो छात्र राज्य सरकार की इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं वो 181 पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चौहान ने रविवार को खुद ही ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। छात्रों के पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ 31 अगस्त यानी कि सिर्फ आज का दिन है। इससे पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों ने भी अधिकारियों को, उनकी पार्टी के नेताओं को और परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की मदद करने के निर्देश दिए थे। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले, दिवाली तक काबू में होंगे कोरोना, साल के अंत तक वैक्सीन मिलने की उम्मीद। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को उम्मीद जताई है कि दिवाली तक कोरोना को काबू में कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस महामारी ने हमें निश्चित सबक सिखाया है। इसने हमें सामान्य तरीके से रहना सिखाया है। इसने हमें अपनी जीवन शैली के बारे में अधिक सावधान, अधिक सतर्क रहना सिखाया है। उन्होंने इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद भी जताई है और कहा है कि इसके रोकथाम के लिए वैक्सीन हासिल करने की दौड़ में हम दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं हैं। उन्होंने बताया कि भारत में 7 से 8 वैक्सीन पर काम चल रहा है और इनमें से 3 क्लिनिकल ट्रायल के चरण में हैं। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हमें एक वैक्सीन मिल जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ड्रग्स पार्टी में शामिल होती थी सुशांत की बहनें। श्रुति मोदी के वकील ने किया दावा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स कनेक्शन आने के बाद से ये केस एक नई दिशा में मुड़ गया है। रिया चक्रवर्ती की चैट से खुलासा हुआ था कि सुशांत को ड्रग्स दी जा रही थी। खुद रिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। अब सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने सामने आकर इस केस में एक नई बात जोड़ दी है। उनके मुताबिक सुशांत की बहनें उन पार्टियों में शामिल होती थी जिनमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहनें ड्रग्स पार्टी का हिस्सा होती थी, वो इनमें शामिल हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि सुशांत की बहन जो मुंबई में रहती है वो शराब का सेवन करती थी, वो इसकी काफी शौकीन थी। अशोक का मानना है कि सुशांत के परिवार को इस बारे में जानकारी थी कि वो ड्रग्स ले रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन ऐसे नए मोड़ आ रहे हैं जो हैरान कर रहे हैं। हर दिन इस केस में एक नया खुलासा होता है जिसकी उम्मीद किसी से नहीं होती है। बीते दिनों ऐसा ही एक खुलासा हुआ है जिसमें कि रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। रिया के इस दावे को सुशांत के पूर्व पीएम साबिर अहमद ने झूठा बताया है। साबिर अहमद ने बताया कि वो सुशांत के साथ दिसंबर 2018 से फरवरी 2019 तक थे, जब सुशांत सोन चिड़िया के प्रमोशन में व्यस्त थे और दिल बेचारे की शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त काम के चलते साबिर भी उनके साथ फ्लैट पर रह रहे थे। साबिर के मुताबिक वो दिन रात सुशांत के साथ रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अभिनेता को ड्रग्स लेते नहीं देखा था। साबिर ने कहा कि अगर सुशांत कभी ड्रग्स लेते तो उन्हें जरूर पता होता। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चांद और धरती के बीच कल गुजरेगा क्षुद्र ग्रह। जानिए इसके टकराने की कितनी है संभावना। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले महीने में 1 सितंबर को 20 से 40 मीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह 2011 ES4 धरती के करीब से गुजरेगा। इसकी दूरी पृथ्वी से फिलहाल 1.2 लाख किलोमीटर आंकी गई है, यानी ये धरती और चांद के बीच में काफी करीब होगा, लेकिन इसके धरती से टकराने की संभावना न के बराबर है। नासा के मुताबिक इस क्षुद्र ग्रह की सापेक्ष गति लगभग 8.16 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगले 1 दशक तक पृथ्वी के पास से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रहों में से ये सबसे पास से गुजरेगा। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते आगे और आपको बता दें कि रिया से फिर होगी सीबीआई के तीखे सवाल, मीतू से भी हो सकती है पूछताछ। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच का आज 11वां दिन है। इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से 3 दिन सीबीआई ने मैराथन पूछताछ की है। 3 दिनों में रिया से 26 घंटे तक की पूछताछ हो चुकी है। आज
भी सीबीआई की टीम रिया से पूछताछ करेगी। रिया से हर एक पहलू पर सवाल जवाब किया जा रहा है। रिया के अलावा सुशांत की मौत के दिन उसके घर पर मौजूद रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश से लगातार पूछताछ हो रही है। सुशांत की बहन मीतू से भी आज पूछताछ हो सकती है। मीतू से 8 से लेकर 12 जून के बीच क्या हुआ था, इस पर सवाल होंगे। रिया और मीतू को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ संभव है। दूसरी तरफ इस केस में एनसीबी की जांच भी तेज हो गई है। आज ड्रग्स मामले में गौरव आर्या ईडी के सामने पेश होंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि नीतीश कुमार हैं, युवा चौकड़ी तैयार है और टक्कर जोरदार है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार एक बार फिर से चुनाव के लिए तैयार है। एनडीए के चुनावी फेस नीतीश कुमार हैं तो महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव को माना जा रहा है। आपको बता दें कि लालू की सियासी गैर मौजूदगी में जेडीयू इस बार के चुनाव को एक तरफा बता रही है, तो तेजस्वी यादव बदलाव के नारे के साथ मैदान में हैं और बाढ़ और कोरोना संकट के बीच लगातार ही जनता के बीच जाकर लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुनावी मुकाबले को लेकर दोनों गठबंधन इतने सीरियस हैं कि अभी से ही एक दूसरे के नेताओं को तोड़ने और नए दलों को अपने गठबंधन में शामिल करने की होड़ सी दिख रही है। लेकिन जानकार नीतीश कुमार के लिए चुनाव का सही वक्त मानने के साथ साथ उनके 43 साल के सियासी करियर में इस चुनाव को सबसे टफ भी मान रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार भले देश भर में एक बेहतर नेता के रूप में जाने जाते रहे हों, पर हाल के दिनों में उनकी लोकप्रियता घटी है, जिस कारण चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एनडीए भले सरकार बना ले, पर जदयू के खाते में सीटें कम हो सकती हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच कराने का क्रेडिट नीतीश जरूर लेंगे, पर सच तो ये है कि वो आखिरी दौर में एक्टिव हुए थे। उससे पहले तेजस्वी और चिराग इस मामले में कूद चुके थे, जिसे वे भुनाएंगे। सुशांत के अलावा प्रवासी मजदूरों को बिहार बुलाने तथा कोटा से छात्रों की घर वापसी में यूपी और झारखंड सरकार से पीछे तो रहे ही, कोरोना को लेकर कम टेस्टिंग और खस्ता हाल अस्पतालों में बद इंतजामी पर गुस्सा जनता में दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिग्विजय बोले अगर बैलेट पेपर पर नहीं लौटे तो 2024 में हो सकता है आखिरी चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। फेसबुक पर हेट स्पीच को लेकर छिड़ी बहस के बीच दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2024 संसदीय चुनाव भारत का आखिरी चुनाव हो सकता है अगर हम भारतीय बैलेट पेपर पर वापस जाने के लिए नहीं उठते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रही है मैडम, ईवीएम टेक्नोलॉजी भारत में संसदीय चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली करके भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर रही है। 2024 संसद चुनाव भारत का आखिरी चुनाव हो सकता है अगर हम भारतीय बैलेट पेपर पर वापस जाने के लिए नहीं उठते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, दक्षिणी पश्चिम राजस्थान, दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि कोंकण और गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं शेष पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी के शेष हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश के आसार हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।